आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे 10th क्लास हिंदी की 9 नंबर चैप्टर है अभिमन्यु, जिसके लेखक परिचय हो गया है। इनके लेखक है अशोक वाजपेयी। तो आप लोग लेखक परिचय को नहीं देखें तो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए ताकि आपको एक भी वीडियो मिस ना हो। चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखेंगे लगभग 10 बरस पहले पहली बार अभिमन्यु गया था। लेखक अशोक वाजपेयी बोलते हैं कि लगभग 10 बरस पहले पहली बार अभिमन्यु गया था। दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है, जहां कभी कुछ समय के लिए पोप की राजधानी थी और अब गर्मियों में फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर बरस होता है। जो अभिमन्यु है यह दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे एक बसा पुराना शहर है, जो कि पहले पोप की राजधानी भी रह चुकी है। जो अभिमन्यु है वह पहले पोप की राजधानी भी रह चुकी है और यह लोकप्रिय यहाँ पे जो कि रंग समारोह होता है। उस बरस वहाँ भारत केंद्र में था। पीटर ब्रूक का विवादास्पद महाभारत पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था और उन्होंने मुझे निमंत्रण भेजा था। पत्थरों की एक खदान में अभिमन्यु से कुछ किलोमीटर दूर वह भव्य प्रस्तुति हुई थी। जो महाभारत का वहाँ पे पहली बार प्रस्तुति हुआ था वह पत्थरों की एक खदान में, जो कि अभिमन्यु से कुछ किलोमीटर दूर था। सच्चे अर्थों में महाकाव्यात्मक कुछ दिनों और ठहरा रहा था। कुमार गंधर्व आए थे और उन्होंने एक आर्क बिशप के पुराने आवास के बड़े से आंगन में गया था। एक बंदिश भी याद है, द्रुम द्रुम लता लता। यह है जो कि एक बंदिश है, द्रुम द्रुम लता लता। इस समारोह के दौरान वहाँ के अनेक चर्च और पुराने स्थान रंग स्थलियों में बदल जाते हैं। रोन नदी के दूसरी ओर अभिमन्यु का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है। जो रोन नदी है वहाँ पे उनके एक और है जो कि अभिमन्यु का एक हिस्सा है जो कि पूरी तरह से स्वतंत्रता पूर्वक है। नाम है विल्लनम ल अभिमन्यु। जो अभिमन्यु की उस दूसरी तरफ इलाका है उसका नाम है विल्लनम ल अभिमन्यु, अर्थात अभिमन्यु का नया गांव या शायद कहना चाहिए नई बस्ती। जो विल्लनम ल अभिमन्यु का अर्थ हुआ जो कि अभिमन्यु का नया गांव या उसे आप नया बस्ती भी कह सकते हैं। वहाँ दरअसल फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किला बनवाया था। जो वहाँ पे है फ्रेंच शासक ने वहाँ पे पोप की गतिविधियों, जो कि पोप है यहाँ पे अभिमन्यु की राजधानी रह चुकी है, तो उसी की गतिविधि को नज़र रखने के लिए वहाँ पे एक किला बनाया गया था। उसी में कार्थुसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ बना, ला शतरूज। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ला शतरूज क्या है, तो ला शतरूज है जो कि एक ईसाई मठ है। ला शतरूज क्या होगा दोस्तों? ईसाई मठ। ला शतरूज पूछा जाएगा तो ईसाई मठ हो जाएगा। 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक उसका धार्मिक उपयोग होता रहा। यहाँ से पूछा जा सकता है कि ला शतरूज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक हुआ था, चाहे हुआ, तो उसका हो जाएगा 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग देखते हैं। यह संप्रदाय मान में विश्वास करता है जो सारा स्थापत्य एक तरह से मौन का ही स्थापत्य था। क्रांति होने पर इस स्थान पर उसकी सभी इमारतों पर साधारण लोगों ने कब्जा कर लिया और वे उसमें रहने लगे। इस सदी की शुरुआत में तो ला शतरूज के जीर्णोद्धार की शुरुआत हुई और धीरे धीरे अधिकांश पुराने स्थानों और इमारतों को वापस खरीद कर उनका बहुत संवेदनशील और सुघड़ जीर्णोद्धार कर उन्हें यथासंभव पहले जैसा करने की सफल कोशिश की गई।
उसे एक संरक्षित स्मारक बनाए रखकर भी उसमें एक कला केंद्र की स्थापना की गई। यह केंद्र इन दिनों राम मंत्र और लेखन से जुड़ा हुआ है। रंगकर्मी, रंग संगीतकार, अभिनेता, नाटककार आदि वहां आते हैं और पुराने ईसाई संतों के चैम्बर्स में कुछ अवधि के लिए रहकर सारा समय अपना रचनात्मक काम करने में बिताते हैं। दो दो कमरों के चैम्बर सुसज्जित है। उसमें फर्नीचर 14वीं सदी जैसा है, पर सर्वथा आधुनिक रसोई घर और नहान घर है। एक आधुनिक संगीत व्यवस्था भी है। चैम्बरों के मुख्य द्वार कब्रगाह के चारों ओर बने गलियारों में खुलते हैं, पर पीछे आंगन भी है और पिछवाड़े से एक दरवाजा भी। सप्ताह के 5 दिनों में शाम को सबको एक स्थान पर रात का भोजन करने की सुविधा है। जो सप्ताह में वहाँ पे सप्ताह के 5 दिनों तक आपको वहाँ पे भोजन की सुविधा उपलब्ध रहती है। बाकी हर दिन का नाश्ता और दोपहर का भोजन अपनी सुविधा से जहाँ चाहे वहाँ अपने ही चैम्बर में खुद बनाकर दिन में औसतन 50 सैलानी यह जगह देखने आते हैं। अन्यथा बेहद शांत और नीरव स्थान है। बिलन्नव एक छोटा सा गांव है जहां एक पुस्तकों पत्रिकाओं की दुकान, एक डिपार्टमेंटल स्टोर, एक कब्रगाह, कई रेस्तरां और बार आदि हैं। जो बिलन्नव है यह छोटा सा गांव है जहां पे पुस्तकों और पत्रिकाओं की दुकान है, वहां पे एक डिपार्टमेंटल स्टोर भी है और एक कब्रगाह है। अबिनियो और आसपास के अन्य शहरों कस्बों से बहुत व्यवस्था सुलभ है। फ्रेंच सरकार के सौजन्य से ला शत्रुज में रहकर अपना कुछ काम करने का एक न्योता मुझे पिछली गर्मियों में मिला था। अशोक वाजपेयी बोल रहे हैं कि ला शत्रुज में रहकर मुझे वहाँ पे कुछ काम करने का मौका फ्रेंच सरकार के द्वारा मिला था, तब नहीं जा पाया था। तब जो अशोक वाजपेयी थे वहाँ नहीं जा पाए थे। यह अवधि तो 1 महीने की थी, पर इतना समय निकालना कठिन था, सो कुछ 19 दिन वहाँ रहा। अबिनियो में उन्होंने 19 दिनों के लिए निवास किए थे अशोक वाजपेयी। 24 अक्टूबर से 19 नवंबर 1994 की दोपहर तक उन्होंने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक वहाँ पे रहे थे। अपने साथ हिंदी का टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें और कुछ संगीत के टेप्स भर ले गया था। सिर्फ अपने में रहने और लिखने के अलावा प्रायः कुछ और करने की कोई व्यवस्था न होने का जीवन में यह पहला ही अवसर था। इतने निफ्ट एकांत में रहने का भी कोई अनुभव नहीं था। कुल 19 दिनों में 35 कविताएं और 27 गद्य रचनाएं लिखी गई, जो कि अशोक वाजपेयी ने वहाँ पे 19 दिनों रहे थे। 19 दिनों के दौरान उन्होंने 35 कविताएं लिखी। 19 दिनों के दौरान उन्होंने 35 कविताएं लिखी और 27 गद्य लिखी। यह पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, यह इम्पोर्टेंट है। अबिनियो फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा है। जो अबिनियो है यह फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रह चुका है। पिकासो की विख्यात कृति का शीर्षक है ल मदामोजेल द अबिनियो। जो ल मदामोजेल द अबिनियो किसकी कृति है, तो ये हो जाएगा पिकासो की। पिकासो की कृति है ल मदामोजेल द अबिनियो। कभी अति यथार्थवादी कवित्री आंद्रे बेत्रा, रेनसॉ और पाल एलुआर ने मिलकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं अबिनियो में साथ रहकर लिखी थी। ला शत्रुज के निदेशक ने जब इस पुस्तक की सामग्री देखी थी तो उन्हें इतनी अल्पावधि में इतने काम पर अचरज हुआ था। वहाँ पे जो एक कवित्री थी आंद्रे बेत्रा और रेनेसॉ और पाल एलुआर ने मिलकर 30 संयुक्त कविताएं अबिनियो में माने 30 कविताएं लिखी थी, जो कि उन्होंने मिलकर लिखे थे। तो यह काम को देखकर वहाँ के जो निदेशक थे उनको अचरज हुआ कि इतनी कम अवधि में जो कि इतनी सारी काम हुआ। अचरज मुझे भी कम नहीं है। बेसुंदर निबिड़ सघन सुनसान दिन और रातें थी, भय, पवित्रता और आसक्ति से भरी हुई।
यह पुस्तक उन सबकी स्मृति का दस्तावेज है। अभिनयों को उसी के एक मठ में रहकर लिखी गई। कवि परिणति भी हर जगह हम कुछ पाते बहुत सा गवाते हैं। ला शतरूज में जो पाया उसके लिए गहरी कृतज्ञता मन में है और जो गवाया उसकी गहरी पीड़ा भी। तो यहाँ पे यह समाप्त होता है। यह है जो कि एक कविता के रूप में दिया गया है, तो यह हम लोग नहीं देखेंगे। इतना ही है जो कि इतना से ही आपको सवाल पूछा जाएगा। तो आई होप कि ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। किसी भी तरह का दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए, तभी आपको रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। जो टेलीग्राम चैनल का नाम है वह भी यही है, आपके ही चैनल का नाम है यस विक्की। यह सर्च कीजिएगा, आपको वहाँ पे चैनल मिल जाएगा। यस विक्की सर्च करने के बाद तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ रेगुलर यूज कराया जाता है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।